ओम शांति। स्नेह पुष्प से है सुशोभित आज चारों ओर, स्नेह पुष्प से है सुशोभित आज चारों ओर। बजने लगे हैं प्रेम के शंख, आ रही स्वर्णिम डोल। स्नेह पुष्प से है सुशोभित आज चारों ओर, बजने लगे हैं प्रेम की शंख, आ रही स्वर्णिम डोल। परम पिता के घर में आपका सत्कार है, आप आए बड़े खुशी हमें कहता है परिवार है। प्रेम के गीत गा रहा है शिव स्नेही के साचनी, परिवर्तन की होगी वेड़ा हर और यही आवाज है। प्रेम के गीत गा रहा है शिव स्नेही के साचनी, परिवर्तन की होगी वेड़ा हर और यही आवाज है। सफलता की हम सितारे। ओम शांति। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अखिल भारतीय ग्राम विकास का सम्मेलन का चेयरमैन बीके सरला दीदी जी गुजरात मेहसाना से पधारे हैं। हम जोरदार ताली से सरला दीदी को स्वागत करेंगे। साथ में आबू पर्वत ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रधान केंद्र राजयोगी बीके राजू बाई जी चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, उनको भी हार्दिक स्वागत सुस्वागत शिव स्वागत करेंगे। डॉक्टर ब्रह्मा कुमार बसवराज राज ऋषि जी, ये ईश्वरीय भगवद गीता ज्ञान लोक का डायरेक्टर, हुबली सब जोन का डायरेक्टर, थोड़े ही समय में यहाँ पर पधारेंगे। ओम शांति। कथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः, वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्सामयजुरेव च। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावम् अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति।
स्वागत नृत्य ब्रह्मा कुमारी श्रव्या, नाट्य विदुषी डॉक्टर सहना भट्टीवर शिष्ये कुमारी श्रव्या, स्वागत नृत्य। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಹೋದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे भारत देश में अनेक विंग द्वारा भारत देश का सेवा कर रहे हैं। सुनंदा दीदी जी पुणे से पधारे हैं। एक ग्राम विकास विंग का नेशनल कोऑर्डिनेटर है
उनसे नम्र निवेदन करूंगी। राजयोगिनी बीके सुनंदा दीदी जी, इस संस्था के परिचय साथ में अनेक विंगों के द्वारा जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहे हैं उसका परिचय देने के लिए नम्र निवेदन करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। इस विश्व का रचयिता, सर्व को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देने वाला, सभी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि को अपनी ओर खींचते हुए बुद्धि को श्रेष्ठ बनाने वाला, बुद्धिवान, बुद्धि का दाता, परमपिता परमात्मा शिव, उसकी अति प्यारी संतान, हमारे ग्राम विकास की आत्मा, अति आदरणीय सरला दीदी जी, अति आदरणीय राजू भाई जी, समस्त मंच, यहाँ आज के कार्यक्रम के लिए, इस प्रोग्राम की शक्ति बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए आए हुए हुबली के मान्यवर व्यक्ति, और सामने ऐसे लग रहा है कि आप सभी राज दरबार में बैठे हैं, ऐसे राजे महाराजे, और एकदम पीछे हुबली निवासी भाई बहन जो आज के प्रोग्राम का रस आस्वादन लेने के लिए पधारे हुए हैं। आप सभी का मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सामने देखूँ तो मुझे दो कलर को देख करके दो बातें याद आ रही है। आप सभी का फेटा देख करके सतयुग याद आ रहा है, क्योंकि सभी के सिर पर मुकुट आए हुए हैं, और जो पीछे बैठे हैं वो भी आज के प्रोग्राम के बाद यहाँ का जो राजयोग है वो सीखेंगे और इसी प्रकार मुकुटधारी बनेंगे। तो मुकुट को देख करके सतयुग याद आ रहा है, और आप सभी का जो लाल कलर का चुंदरी डाली है उसे देख करके शक्ति, अर्थात मंदिरों में जो शिव शक्तियाँ बैठी हम लोग जाते हैं मूर्ति के आगे, उनकी भी याद आ रही है। तो साथ ही साथ हमारा जो घर है, जिस घर को भूलने के कारण मानवात्मा अशांति का अनुभव कर रही है, तनाव का अनुभव कर रही है, दुख का अनुभव कर रही है, अनेकता का अनुभव कर रही है, रोग और शोक का अनुभव कर रही है, वो घर आप सबकी चुनरी को देख के याद आ रहा है। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिस विद्यालय की ये हुबली एक ब्रांच है, आज यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1937 में हुई है।
सिंध हैदराबाद स्थान पर। क्यों हुई? कहते हैं नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। अभी अभी हम सभी ने डांस देखा, उसमें सुना यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। उसकी पहले बहुत सुंदर आवाज में हमारी ब्रह्मा कुमारी जो समर्पित बहनें हैं, उन्होंने श्लोक गाए, संस्कृत श्लोक। हमको भी बहुत बहुत अच्छा लगा। हम उनके लिए भी तालियां बजाएंगे कि बहुत सुंदर गाए। तो उस श्लोक में भी था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका विश्लेषण मैं नहीं करूंगी, टाइम नहीं है इतना, लेकिन ये समझ लेना कि आज संसार में व्यक्ति अपने धर्म को भूल गया है। जो उसका धर्म शांति है, जो उसका धर्म अहिंसा है, इस धर्म को भूल करके धर्मग्लानि का समय आ चुका है, जिस कारण इस सारे विश्व का रचता, इस सारे विश्व का मालिक, हम सभी का पारलौकिक पिता, जिसे हम देवाधिदेव महादेव कहते, जिसे हम अल्लाह भी कहते, खुदा भी कहते, गॉड फादर भी कहते, साइंस जिसे एनर्जी कहती, कोई उसे सुपर पावर कहते, कोई उसे सुप्रीम सोल कहते, कोई उसे ब्रह्मांड की शक्ति कहते। वो परमात्मा ने 1937 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई है। 1937 से 51 तक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर 350 भाई बहन समर्पित हुए। उन्होंने राजयोग की साधना की, नैतिक मूल्यों का, दिव्य मूल्यों का अपने जीवन में धारणा की। और 51 के बाद ये सभी 350 भाई बहन जो उन्होंने सीखा परमात्मा से, वो औरों को सिखाने के लिए, औरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये सभी सारे भारत में गए 51 के बाद। और आज 2023 में इस 24 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 8000 से अधिक ब्रांचेस है जो सारे विश्व में फैली हुई है। और 135 से अधिक देशों में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय गया हुआ है। क्यों इतना फैला ये विद्यालय? केवल उसके 88 सालों में। क्या कारण है? तो उसका कारण ही है कि ये विद्यालय किसी एक शहर के लिए नहीं खुला है, किसी एक देश के लिए नहीं खुला है, इसके नाम में ही है विश्वविद्यालय, सारे विश्व के लिए। इसलिए इसकी ब्रांचेस सारे विश्व में फैल गई। इसके नाम में ही है ईश्वरीय, तो ये विद्यालय ईश्वर ने खोला है विश्व के लिए। लेकिन आप सभी समझदार व्यक्तिमत्व जानते हैं कि विश्व का जो मूल है, विश्व का मूल एक व्यक्ति होता है। व्यक्ति सो विश्व।
तो इस ईश्वरीय विद्यालय का कार्य विधि पूर्वक चल रहा है। व्यक्ति व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय ला रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ईश्वर तो प्रकाश रूप है, ईश्वर को अपना देह नहीं है, तो अपने कार्य के लिए उन्होंने जिस व्यक्ति का आधार लिया वो है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका हम फोटो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और विद्यालय है तो एम ऑब्जेक्ट है। क्या एम ऑब्जेक्ट है इसका? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट है इस विश्व में फिर से नैतिक मूल्यों से संपन्न विश्व की स्थापना करना। ऐसा विश्व था जिसे हम स्वर्णिम युग कहते, रामराज्य कहते, जिसे हम दैवी राज्य कहते, सतयुग कहते, वो था। अभी कलयुग आ गया है तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती, तो आज वो फिर से हो चुकी है। इसलिए फिर से ब्रह्मा के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव एक नैतिक मूल्यों से संपन्न विश्व को स्थापन कर रहे हैं। तो उद्देश्य ही है हर मानव के अंदर जो नैतिकता, दिव्यता छिपी हुई है उसके अंदर मर्ज है, वो इमर्ज करना, जिसे हम कहेंगे कि नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाना और समस्त विश्व को फिर दैवी राज्य बनाना, ये इसका एम ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट ये विद्यालय विधि पूर्वक चलता है। अगर एम ऑब्जेक्ट इतना सुंदर है, श्रेष्ठ है, तो वो श्रेष्ठ एम ऑब्जेक्ट प्राप्त करने के लिए इस विद्यालय में 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है सत्य ज्ञान। ज्ञान बहुत है, यहाँ सत्य ज्ञान दिया जाता है और सत्य ज्ञान के आधार से जो हमारी सच्चित आनंद स्वरूप चेतना है उसकी नैतिकता वापस जागृत होती है। दूसरा सब्जेक्ट सिखाया जाता है सर्वश्रेष्ठ योग, राजयोग, जिसमें हम अपने को परमात्मा से जोड़ते हैं और जब परमात्मा जो सत्यम शिवम सुंदरम है उसे जोड़ते हैं तो उसकी दिव्यता, उसकी शक्ति, उसकी शांति, उसकी श्रेष्ठता हमारे अंदर अपने आप आती है। तीसरा सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा। आज सारी जगह पर बहुत चर्चाएं हो रही है, मूल्य नहीं है, मूल्य गए हैं। हम लोगों को लोग कहते हैं बहन जी कॉलेज में जाओ, स्कूलों में जाओ, नैतिक मूल्य सिखाओ। तो ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तीसरा सब्जेक्ट सिखाता है दैवी गुण, शांति, प्रेम, क्षमा, दया, साहस, निर्भयता, आत्मविश्वास, सारे गुण कैसे धारण करने हैं और उसका क्या लाभ होता है पर्सनल लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर और सामाजिक स्तर पर। और चौथा इसका सब्जेक्ट है सेवा, अर्थात जो आपने सुना, आपने अनुभव किया, वो सारे विश्व में जाकर के गरीब ते गरीब व्यक्ति के पास भी जाओ तो अमीर के अमीर व्यक्ति के पास भी जाओ, सारे संप्रदाय के पास जाओ, धर्म वालों के पास जाओ, जो भी नर नारी है
चाहे वो बच्चे, बूढ़े या जवान, सबके पास जाओ। तो ये विद्यालय के जो भी लोग हैं, भाई बहन हैं, चाहे वो घर में रहने वाले हैं, चाहे समर्पित है, सारे विश्व में घूमते हैं और सबकी आध्यात्मिक सेवा करते हैं। उन्हें अच्छी बातें, आध्यात्मिक बातें सुना करके उन्हें सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, तो स्वास्थ्य भी देते हैं। तो इस प्रकार चारों सब्जेक्ट यहाँ पर सिखाए जाते हैं, नियमित रूप से सिखाए जाते हैं। तो ऐसा सुंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ईश्वर निर्मित है, सबके लिए है। इसकी फ़ी क्या कहो, आप पूछेंगे क्या फ़ी है, क्या डोनेशन यहाँ पर लगता है? नहीं, यहाँ सारी सेवाएं फ्री की जाती है। यहाँ का प्रवेश विनामूल्य है और यहाँ मोस्टली सारा दिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खुला रहता है और कोई भी आए तो उसे जागृति दे करके उसे अपने पाँव पर खड़ा किया जाता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस माउंट आबू राजस्थान में है। तो ऐसे सुंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक ब्रांच हुबली, जो आज हम यहाँ पर आए हैं, तो आप सभी हुबली निवासियों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर आइए, राजयोग का अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने जीवन को अनेकानेक मूल्यों से सजाइए। इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 20 प्रभाग है, मेडिकल, मीडिया, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, वुमेन, यूथ। उसके साथ साथ एक विंग है ग्राम विकास विंग। तो ग्राम विकास विंग के द्वारा आज यहाँ हम राष्ट्रीय महासभा जो है उसमें पधारे हुए हैं। इस विंग के अंदर एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है शाश्वत यौगिक खेती। वो भी आप सीखिए और इस धरणी माँ को रासायनिक खतों से, विष से मुक्त कीजिए। अच्छा अन्न लोगों को दे करके उनका स्वास्थ्य सुधारने के लिए ये विद्यालय सेवा दे रहा है। तो ऐसे सुंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है आप सभी के लिए खुला है। आइए और इसका लाभ लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी एक मुख्य विषय पर माउंट आबू हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से पधारे हुए आदरणीय राजूभाई जी, वाइस चेयरपर्सन एक ग्राम विकास विंग का। भाई जी, इस ग्राम विकास विंग जो हुबली में 300 प्रतिनिधियों के सामने सारे भारत देश से पधारे हुए ये भाई बहनों के सामने जो ये कॉन्फ्रेंस हुबली में चलने वाला है 3 दिन के लिए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आदरणीय राजूभाई जी 60 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये राजयोग अभ्यास कर रहे हैं। और ये यौगिक खेती, एग्रीकल्चर, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मेडिटेशन द्वारा भारत देश को समृद्ध कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल में 15-20 साल से ये यौगिक खेती का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इस ग्राम विकास का सम्मेलन, इसका उद्देश्य और लक्ष्य राजूभाई जी माउंट आबू से पधारे हुए राजूभाई जी अभी हम सबके सामने रखने के लिए नम्र निवेदन है। एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इन हुबली
ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में 140 देशों में सेवा कर रहे हैं। भारत देश में जो भी आम जनता है सबका सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही भारत देश का फार्मर्स रैत लोग हैं, किसान हैं, उनका उद्धार कैसे करना उसके बारे में राजूबाई जी बहुत सालों से दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम सबको भी उसका प्राप्ति देंगे। आदरणीय राजूबाई जी। ओम शांति। गीता ज्ञानदाता, सर्वात्माओं के कल्याणकारी पिता, परमात्मा की प्रिय संतान, आज की सभा में उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे सभी अतिथिगण, ब्रह्मा कुमारी बहनें, इस सभागार में उपस्थित ग्राम विकास प्रभाग के सभी सदस्यगण जो भारत के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं, और विशेष आज के इस संगठन में हुबली क्षेत्र के सभी अधिकारीगण और आने वाले सभी भाई और बहनें। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विस्तृत जानकारी हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी ने दी। ग्राम विकास प्रभाग जो विगत 30 वर्षों से भारतवर्ष के कोने कोने में गांव की सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाएं गांव के उत्थान के लिए इस प्रभाग के द्वारा चलाई गई, जैसे स्वच्छता, साक्षरता, स्वनिर्भरता और स्वास्थ्य। इन्हीं 4 विषयों को लेकर स्थान स्थान पर गांव गांव में जाकर कभी व्यसन मुक्ति के अभियान निकले, कभी स्वच्छता के अभियान निकाले गए, कभी स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सेवाएं प्रभाग समय पर समय करता रहा है। लेकिन कुछ समय से विशेष करके अन्नदाता किसानों की तरफ सबका ध्यान गया। भारत कृषि प्रधान देश है और करीब, नहीं आ रही आवाज, करीब 60-70% आबादी जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और वर्तमान समय की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो हम सभी अन्न, फल, सब्जियां खा रहे हैं, उससे हम सबका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है और साथ साथ धरती माँ की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है। इसलिए इस प्रभाग ने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट आज से करीब 16-17 साल पहले तैयार किया। जैविक प्राकृतिक खेती पर आध्यात्मिक शक्तियों का प्रयोग किया जाए। हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं प्रकृति के सभी तत्व समझते हैं, स्वीकार करते हैं,
क्योंकि ये सारा जगत आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों के साथ संबंध रखते हुए चल रहा है। वर्तमान समय सबसे बड़ी समस्या जिससे हम सभी अवगत हैं, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, और इसके कारण सबसे अधिक हमारे किसानों को सामना करना पड़ता है। खेती करने वाला किसान जो भगवान के ऊपर श्रद्धा भावना रखता है, अपनी घर की बीज, मेहनत, खाद सब कुछ भगवान के सहारे वो बाहर प्रकृति की गोद में खेतों में डालता है, मेहनत करता है। लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि किसानों की इतनी मेहनत के बावजूद जितनी उन्हें प्राप्ति होनी चाहिए, जितना वो खर्चा करते हैं, उतना उन्हें रिटर्न प्राप्त नहीं होता। फसल पक कर के तैयार होती है और कहीं न कहीं अधिक वर्षा, ओले पड़ जाते हैं, बरसात पड़ जाती है, या जब पानी की ज़रूरत है तो सूखा पड़ जाता है। कई प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं, जिसका सबसे अधिक सामना हमारे किसान भाई बहनों को करना पड़ता। ऐसे समय पर हम इस प्रकृति को सहयोगी बना सकें, परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करके, जो प्रकृति का मालिक है, जिसको हम प्रकृति पति कहते हैं, उस प्रकृति पिता परमात्मा के साथ हमारा जितना प्यार का, स्नेह का संबंध जुड़ता है, उनकी शक्तियों का हम प्रयोग करते हैं, तो ये प्रकृति भी हमें सहयोग देती है, साथ देती है। इसी लक्ष्य से जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सहयोगी संस्था है, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बना, जैविक यौगिक खेती, और उसकी रिसर्च हुई। उस पर हमारे वैज्ञानिकों ने भी शोध किया। कई यूनिवर्सिटीज़ में भी इसके कार्यक्रम हमने रखे, रिसर्च कराई। गुजरात में हमारी उत्तराखंड की बहन बैठी हैं, सुनीता पांडे जी, उन्होंने भी अपनी यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च की। और जब हमें रिजल्ट प्राप्त हुई कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी सभी समझते हैं। जब हम अपने बहुत पवित्र शुद्ध विचारों के साथ धरती माँ से, प्रकृति के तत्वों से वार्तालाप करते हैं, जिसको हम योग कहते हैं, जिसमें परमात्मा के साथ आत्मा का जब संबंध जुड़ता है, तो परमात्म शक्तियों को अपने श्रेष्ठ भावनाओं के आधार से जब हम इस प्रकृति को सहयोग देते, दान देते हैं, तो प्रकृति हमें मदद करती है, कभी भी नुकसान नहीं करती। इसकी रिसर्च होने के बाद पूरे भारत के अंदर शाश्वत यौगिक खेती की योजनाएं चालू की गई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष विशेष एक अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ
शुद्ध अन्न खाने के लिए बहुत प्रेरित करती हैं। सात्विक अन्न खाना है, शुद्ध अन्न खाना है, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन और तन बनता है। तो क्या आप सभी शुद्ध अन्न उगाना भी सिखा सकते हैं? उसके कोई मॉडल बनाएं, उसकी कुछ योजना बनाएं। तो हमारे प्रभाग के सदस्यों ने 2 साल पहले विशेष एक लक्ष्य रखा कि कम से कम हम भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 मॉडल बनाए, और उस मॉडल्स में हम प्रैक्टिकल योग के प्रयोग करके जो धरती माँ को आवश्यक है वो जैविक गोबर की, गौमूत्र की प्रयोग से, जैविक खादों के आधार से उसको हम शक्तिशाली बनाएं, लेकिन बीज को, पौधों को और साथ साथ सूक्ष्म जीवाणुओं को जो धरती माँ के अंदर हमें उपज में सहयोगी हैं, उन्हें हम शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग दें जिससे वो हमें मदद करें। तो इसी कड़ी में स्थान स्थान पर मॉडल बन रहे हैं, और हमारे हेडक्वार्टर में शांतिवन में हमारे किसान भाइयों ने बहुत सुंदर मॉडल बनाया है, और उस मॉडल को देख कर के सैकड़ों किसान यौगिक खेती सीख रहे हैं। विशेष करके उत्तर प्रदेश की धरनी से कुछ डायरेक्टर शांतिवन में आए थे, और जब उन्होंने उस मॉडल को देखा और यौगिक खेती के बारे में जाना, हमारे आदरणीय वत्सोराज भाई जी पधार रहे हैं। हम सभी दिल से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बैठ आप सभी हमारे राज ऋषि वत्सोराज भाई जी के निमंत्रण पर आए हैं। बहुत दिल से, बहुत उमंग से 2-3 बार मुझे फ़ोन पर कहा, भाई जी आप जितने लोगों को लाना चाहो, बाबा का बड़ा घर है और गीता ज्ञान जो भगवान की प्रेरणा है उससे बना हुआ इतना सुंदर संग्रहालय है, जरूर सभी आएं, देखें। तो हमारे बसोराज भाई जी के निमंत्रण पर, निर्मला दीदी जी के निमंत्रण पर आप पहुँचे हैं, इनका भी हम प्रभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद करते हैं। तो मैं बता रहा था कि शांतिवन में एक बहुत सुंदर मॉडल बना है, और उत्तर प्रदेश के तरफ से सरकार ने किसानों को भेजना, ट्रेनिंग कराने के लिए शुरू किया है। 3 ग्रुप आ चुके हैं, 4था ग्रुप आने वाला है। मैं अधिक विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि हमारे मेहमान आज थोड़े समय के लिए आए हैं, जाने वाले हैं। इसलिए इस लक्ष्य से ही ये प्रभाग हर वर्ष अलग अलग मीटिंग करता है, प्लानिंग करता है, कैसे इन सेवाओं को विस्तार किया जाए, कैसे हम सभी भारत के किसानों तक पहुँचें और उनको योगी बनाएं। किसान तो है ही, किसान को योगी बनाएं और योग के साथ साथ वो प्रयोग करे तो सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, और अन्नदाता के उपजाए हुए अन्न से हमारा भारत देश का हर नागरिक स्वस्थ बने, तंदुरुस्त बने। ऐसी भावना के साथ हर स्थान पर हमारी कार्यक्रम चलते हैं, और हुबली में भी इसी लक्ष्य से ये 3 दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया है। ओम शांति। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆಬು ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ರಾಜುಬಾಯಿಜಿಯವರು ಈ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು.
ಭಾರತ ದೇಶ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮವಾಗಲಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. हम सभी जानते हैं भारत देश में ईश्वरीय विश्वविद्यालय 88 सालों से सेवा कर रहे हैं. महात्मा गांधी जी ने भी बोला है भारत देश के 70% पॉपुलेशन विलेज में निवास करते हैं. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಲು ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ PL ಪಾಟೀಲ್, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಡಾಕ್ಟರ್ IK ಕಾಳಪ್ಪನವರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಧಾರವಾಡ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರುವಂಥ ಸಾಳಾ ದೀದಿಜಿ, ರಾಜುಬಾಯಿ, ರಾಜಋಷಿಬಾಯಿಜಿ, ಸುನಂದಾಬೇನ್ಜಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಿಮೇಶ್ ಬಾಯಿ, लक्ष्मी बहन हसी, मनीषा बहन, राज बहन, प्रमोद बहन, बिंदु बहन, शांता बहन, सोम प्रभा बहन, रामदेवी बहन, आशा बहन, प्रेम बहन, दीपिका बहन, शोभा बहन, ये सभी स्टेज पर पधारिए. किरण बहन, ज्योति बहन, संगीता बहन, सभी स्टेज पर पधारने के लिए नम्र निवेदन. अपना वेशभूषण धारण करके आइए, पेपर में फोटो आ जाएगा. चमके धरती और आकाश, जगाए शिव निराकार. जगत से ज्योत जगे ज्योति का रूप न्यारा, उस ज्योति का रूप न्यारा, अपना न चाहे उससे जग सारा, अपना न चाहे उससे जग सारा. सब करते उसे प्यार हो, जगत से ज्योत जगे उस पार. ज्योति जगत में
जब जब आए ज्योति जगत में, जब जब आए मिटे अंधेरा, राह दिखाए मिटे अंधेरा, राह दिखाए, दिखे प्रीतम का द्वार हो, जगत से ज्योत जगे उस पार। एक मिनट भाई जी, एक मिनट जगह उस ज्योति में ज्ञान समाया, उस ज्योति में ज्ञान समाया, हर दीपक को उसने जगाया, हर दीपक को उसने जगाया, वही है सब आधार हो, जगत से ज्योत जगे उस पार, जगत से ज्योत जगे उस पार हो, जगत से ज्योत जगे उस पार, सूरज चांद के पार हो, जगत से ज्योत जगे उस पार। दीप प्रज्वल करने में सारे भारत को फिर से आध्यात्मिक जागृति द्वारा विश्व में ज्योति जगाने का विशेष सेवा में उपस्थित सभी अतिथिगणों को हुबली के ओर से, विश्वविद्यालय के ओर से महान धन्यवाद। अभी मैं नम्र निवेदन करूंगी। आज का उद्घाटक डॉक्टर IK काळप्पनवर अपना उद्घाटन भाषण करने के लिए नम्र निवेदन है। इंदिನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ IK ಕಾಳಪ್ಪನವರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಧಾರವಾಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್, ಇವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್. The inaugural function of National Conference on Agriculture and Rural Development so for this the dignitaries or distinguished guests on the dais and off the dais and my brothers and sisters, let me frankly tell you, as our Honorable Vice Chancellor supposed to be the inaugurate this conference, as one of our sister told, due to inevitable circumstances, our Honorable Vice Chancellor
forced to go to Bangalore. So in his absence, so he requested me to perform on behalf of Honorable Vice Chancellor to inaugurate this function. I am profusely thankful to each and everyone who are gathered here and made me participate and inaugurate this function. As you know very well that the agriculture and the rural development, and we have been talking these issues from several years. But when you think of this, whether have you achieved what the actual objectives or the goals of the agriculture and the rural development? When you see the records, nearly 38 countries are suffering from undernutrition, out of which nearly 25 countries are there in African continent. And when you take other continents, so we have achieved something nearer to our objectives. Not totally fulfill the total objective of this rural development, but the thing is that when we talk about the agriculture and rural development, so these are the issues. I think I was a bit surprised actually. What is the relation between Ishwari Vishwavidyalaya or Brahma Kumari and the agriculture? Of course, the concern with rural development, it is everyone's responsibility to uplift the human health who are there in the rural sector. But really, we are very much happy being a scientist of agriculture. So, Brahma Kumari Vishwavidyalaya is also taking part in the development of rural sector. What is the objective? Now, even the Brahma Kumari Vishwavidyalaya also extending its hands for the development of rural youths or rural people. Now, if you see, when you see the welfare of the rural people as far as agriculture is concerned, now we all know that what is the fate, present fate in agriculture at rural level. And nobody is interested to continue their profession as agriculturist. Everyone want to have some jobs, everyone want to go to urban area. Nobody is ready to stay back to the rural. Under these circumstances, how best we can make the people who are there in the rural area to happily lead their life. Of course, government, policy makers, administrators, and like Brahma Kumari Vishwavidyalaya, they are all joining hands in uplifting the life of rural people. But still, we have lot more to do for the rural people. And we make sure those who are there in the rural sector or rural area, they should involve in agriculture. They should make them happily lead their life. As one of our senior here told,
agriculture, it may be organic agriculture, it may be natural agriculture. There are different way to do the agriculture. Not necessarily that we have to apply fertilizer, we have to harvest the crop. There are different ways where we can harvest our produce, where we can fulfill our stomach by getting sufficient food. Of course, when you consider India, we have now self-sufficient as far as food production is concerned. But in some crops, still we need to do lot of exercise, lot of research in order to get more. Because if you see green revolution, you might have heard this. Green revolution, white revolution. So there we have achieved whatever we wanted to achieve. But there are in some other crops, oil seeds, pulses, cereals, millets. Of course, everyone now this whole year, our Honorable Prime Minister declared that this year is millet year. So whatever the millets which people used to grow earlier, whether are they now cultivating, where they have gone. Even, you see, we are always following, or we are thinking of earning money by cultivating cash crops, commercial crops, like sugarcane, like cotton, like chili, other crops where we will get more money. So money will not fulfill our stomach. We have to have food grains which are much more nutritious. Under the changing climatic scenario, so if you go on cultivating sugarcane, maize, paddy, rice, so these are all the crops where we need to have more nutrients, chemical fertilizer, and also they required more water. When they required more water, where we have to get water? That is another problem as far as agriculture is concerned. So now we are getting very less rainfall. Climate is so hard. Under such circumstances, if we go for millets production, go for jawar, ragi, baragu, swaragu, okay, these are the crops where we have lot of nutrients which are required for our human being, our health. So if you forget these crops, I think we will end up with such a drastic situation. So in order to maintain our health, always we have to take some tablets in order to compensate or in order to cope up with the requirement of body. So that's why, so the present situation, these are the crops where they required very less rain, very less nutrients, and we will we will get very good crops. So if we encourage rural people to cultivate or to grow such crops so that they will get good remuneration and they will happily lead their life. And as far as the infrastructure facilities are concerned, and we don't, either being in administration or being in government, so what is the help which is required for the rural people in order to uplift the
agriculture at rural level. So there we have to give more concentration, more irrigation facilities, more the land to the person who is really interested to do agriculture. And there are people, there are persons who have quite sizable land, but they are not interested to go and work in the field. If that is the situation, then every land will become barren and wasteland, and now you see lot of the buildings which are coming up everywhere, and at one situation we may not have sufficient land to grow the crops which is required for our food. So that is another issue which is actually bothering us. Now lot of productive land has been converted for the construction of buildings and other structures. So those has to be stopped, and they have to be allowed to cultivate and grow the crop. If go on in this speed, if the urbanization is going on, then we will not have good, productive, healthy land to grow our crops. So that's why, so I request humbly to everyone, so wherever possible, you strengthen your hands to fulfill the requirement of the rural people in order to do agriculture, so that they can happily do agriculture. Otherwise, everyone leave agriculture and they will move towards urban area. Let it be whether, say you see, Gaundi or any other work they are ready to do, but they are not ready to do agriculture. Why? It's only because they are not happily lead their life with agriculture, and they are not getting sufficient income. So when they get sufficient income, so that they can happily stay at rural level and they can do agriculture. So with this, so I am very much thankful to the organizer and this Ishwari Vishwavidyalaya for inviting me and allow me to inaugurate this national conference on agriculture and rural development. And thank you each and everyone. Thank you very much. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾಳಪ್ಪನವರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ S.C. ಜೈನರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಇವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ S.C. ಜೈನರ್. ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಈಗ ಇವತ್ತೇನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಏನೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಅಂಥೇಳಿ, ನವಲೂರು ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಚೀಲ ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕ ಜಾಗ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದ 45 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು 6 ಎತ್ತಿದ್ವು, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು.
ಆಮೇಲೆ 32 ಆಕಳಿದ್ವು, 2 ಎಮ್ಮಿಗೊಡಿದ್ವು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದನನೂ ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಭಾವನೆನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇದರೊಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಕನ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಕನ್ಯೆನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದದ. ಅಂಥ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ರಾಜರ್ಷಿಗಳು ಅಣ್ಣವರೇನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಕ್ಕ ಅವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ. ಜೈನದಣ್ಣನವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೌಕರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೈತ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಇವರು ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 88 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 140 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಗೋಕುಲ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನಲೋಕದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಾಗ ಜಗತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ एक सुंदर आर्ट गैलरी यहाँ पर बनाए हैं भगवद गीता के आधार से. इसलिए बसवराज भाई जी 60 सालों से ज्ञान में चलते हुए अभी ये भव्य भगवद गीता ज्ञान लोक बनाए हैं. मैं भाई साहब से नम्र निवेदन करूँगी तो अपना शुभ संकल्प ये रूरल विंग के बारे में हम सबके सामने रखने के लिए नम्र निवेदन है. आदरणीय डॉक्टर बसवराज राजर्षि भाई जी. ओम शांति. परमपिता परम रक्षक परमात्मನ ಮಧುರ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪಣ್ಣನವರೇ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸರಳಾ ದೀದಿಜಿಯವರೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಂಗಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಯೋಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜುಬಾಯಿ ಸಹೋದರರೇ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸುನಂದಾ ದೀದಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಸರ್ವ ಪರಿವಾರದವರೇ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು
ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಈ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರಾದ ರಾಜುಭಾಯಿ ಅವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಸಹ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಸಹ 32 ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯ. ಅದು ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾನವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ, ಅದು ಸತ್ಯುಗ ಇರ್ಬೋದು, ತ್ರೇತ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ವಾಪರ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲಿಯುಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಯುಗ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಜೀವ ಸಂಕುಲವೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕೃಷಿತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ಅಂತ. ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಜಗತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು, ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಜೀವರಾಶಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯೋಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಗಿಕ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಿಂಗನವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಯೋಗಿಕ್ ಕೃಷಿತೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಭಿಕ್ಷಂ, ಈ ಒಂದು ಯೋಗಿಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳಾದಂಥ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಗಿಲ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ ಧರ್ಮ, ನೇಗಿಲ ಕುಳದೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಎರಡರ ಮೇಲೇನೆ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವ ಕಲ್ಚರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ನೇತಾಗಳಾಗಿ ಸರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಮುತುವರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೆ ಅಕ್ಕಂದರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति। राजऋषि भाई जी 2 मिनट में मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। भाई जी ने कहा 32 इयर्स भाई जी एग्रीकल्चर ऑफिस में नौकरी किया है। नौकरी करते हुए बाबा की सेवा भी किया है। और भाई जी ने कहा कृषि नहीं तो खुशी भी नहीं, अन्न नहीं है तो पूरा भारत देश क्षाम या फैमिन हो जाते थे। और इसलिए आप लोग जो भाई बहनें और टीचर्स बहनें वो सभी जो योगिक कृषि कर रहे हैं, खुशी की बात है।
योगिक कृषि से सुभिक्षा माना बहुत अन्न पैदा हो जाएगा, सभी और सब सुखदायी जीवन जिएंगे। और हमारा कर्नाटक में एक कुवेंपु एक कवि है, उन्होंने कहा जो ये फार्मर्स है ना, किसान, वो जो खेती में काम करते हैं उसके आधार से ही ये देश है, वही धर्म है। इसलिए एग्रीकल्चर भारत देश का, विश्व का, सभी संस्कृति का मदर है। और भाई जी ने कहा आप सभी पधारे हैं, बहुत बहुत संतुष्ट हुआ है आप सभी यहाँ पर हमारा आमंत्रण स्वीकार करके इतना दूर कर्नाटक तक पधारे हैं, हुबली तक। और भाई जी ने आप सबको धन्यवाद भी अर्पित किया और फिर बार बार आने के लिए आमंत्रण भी दिया है। बसराज राजर्षि भाई जी को धन्यवाद। और अभी ये मंच पर बहुत अतिथि लोग उपस्थित हैं, उन सबको अपना शुभाशय अर्पण करने के लिए समय देना हमारा श्रेष्ठ कामना तो है, लेकिन समय भी पूरा हो गया। इसलिए अभी मैं सभी अतिथियों को अपने मुंह से धन्यवाद अर्पित करते आज का कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण राजयोगिनी BK सड़ा दीदी जी मेहसाना गुजरात से यहाँ तक इतने दूर पधारे हैं और सारे भारत देश में अनेक राज्यों में घूम करके अपना पादार्पण करके ये योगिक कृषि से सभी ओर सेवा केंद्रों के ओर अपना सेवा एक कृषि विभाग में अर्पित किया है और चेयरपर्सन है। इसलिए मैं अभी राजयोगिनी BK सड़ा दीदी जी चेयरपर्सन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग का नम्र निवेदन करूंगी, वो अपना अध्यक्षीय भाषण हम सबके सामने रखने के लिए नम्र निवेदन है। सड़ा दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। हम सभी काफी लंबे समय से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की बातें सुन रहे हैं, तो सर्वप्रथम इस प्रभाग को जो सुंदर योजनाएं बना करके किसानों को सच्चरित्रवान बनाने का श्रेष्ठ संकल्प हमें परमात्मा पिता के द्वारा प्राप्त हुआ, तो आज की सभा में परमात्मा पिता की सूक्ष्म स्थिति में उपस्थिति में मंच पर उपस्थित सर्व अति विशिष्ट सम्माननीय हमारे वक्तागण, विशेष कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की इस नेशनल मीटिंग के लिए हमको जिन्होंने बड़े उमंग और उत्साह के साथ निमंत्रण दिया, ऐसे बाबा के अति विशिष्ट जिनके मन में मैं वर्षों से देख रही हूँ, आपको एक लगन है, एक उमंग है कि परमात्मा पिता इस धरती पर अवतरित हो चुका है, तो उसका दिव्य संदेश जो गीता ज्ञान दाता है, जिसने सत्य ज्ञान दिया है, ये दिव्य संदेश जन जन तक पहुँचे और उसके लिए रात दिन आपका बड़ा गहरा मनन और चिंतन चलता रहता है। और उसी मनन चिंतन के परिणाम स्वरूप खूब सुंदर म्यूजियम जिसका निर्माण हुबली की इस धरती पर हुआ है,
ऐसे राजयोगी राज ऋषि बसवराज भाई, साथ ही साथ इस क्षेत्र की डायरेक्टर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी निर्मला बहन, अन्य हुबली जोन की सभी टीचर्स बहनें और भाई बहनें, सभा में उपस्थित कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए वो विशेष आत्माएं जिन्होंने आरंभ से लेकर अब तक इस क्षेत्र की सेवाओं को भली भांति समझा और समझने के पश्चात प्रतिवर्ष मीटिंग में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उन सभी योजनाओं को अपने अपने कार्य क्षेत्र पर क्रियान्वित किया है। चाहे योगिक खेती की योजना हो, चाहे योगी गृह वाटिका हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, आदिवासी महिला सशक्तिकरण हो, माना कोई भी प्रोजेक्ट, हर एक योजना को हमारी सभी टीचर्स बहनों ने और साथी भाई बहनों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ उनको प्रैक्टिकल किया है। इसलिए आज की इस मीटिंग में मैं आप सभी का भी खूब 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 हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं देती। जैसा कि हमने सुना, भारत हमारा कृषि और आध्यात्म प्रधान देश है, तो प्रभाग का ये लक्ष्य है गांवों का सर्वांगीण विकास हो। विकास की जो धुरी है, केंद्र बिंदु है, वो है आध्यात्मिकता। तो आध्यात्मिकता के माध्यम से किसानों में, ग्रामीणों में वैचारिक क्रांति लाना। जब तक सोच नहीं बदला है तब तक सिचुएशन नहीं बदल सकती है। तो पहला कार्य प्रभाग ने समग्र भारत देश के अंदर विभिन्न भिन्न अभियानों के द्वारा किसानों के अंदर जागृति लाने का कार्य किया। और हमने देखा कि हमारे हजारों किसान भाई बहन जो अभियान के माध्यम से जागृत हुए, जिनके पहले के जीवन में व्यसन, बुराइयां, अनेक प्रकार की कमियां थी, लेकिन राजयोग के माध्यम से, वैचारिक क्रांति से उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन किया। जैसा कि राजू भाई ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस देश का किसान चरित्रवान बने। पहला कार्य प्रभाग ने किसानों में जागृति ला करके संस्कार शुद्धिकरण, संस्कार परिवर्तन का कार्य किया। उसके पश्चात दूसरा प्रोजेक्ट जो शाश्वत और योगिक खेती है, आरंभ में प्रभाग ने कई सारी परिस्थितियों का सामना किया, क्योंकि हम सभी जानते हैं सारे समाज के अंदर लोग खाद दे करके ऐसा समझते हैं कि बिना केमिकल के खेती करना वो असंभव है, उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जब प्रभाग के भाई बहनों ने प्रैक्टिकल खेती की और उस खेती पर संशोधन हुए और उसके बहुत सुंदर हमें परिणाम प्राप्त हुए, जो परिणामों को हमने यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रखा, साइंटिस्ट के सामने रखा, उन्होंने भी उस चीज को स्वीकार किया कि हमारे पास जो संकल्प शक्ति है, हम अपने पॉजिटिव थॉट से माँ धरती की आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। और जब धरती के अंदर हमारे सकारात्मक विचार पहुंचते हैं और हम कोई भी केमिकल्स डाले बिना प्राकृतिक साधनों का उपयोग करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सात्विक और पौष्टिक अन्न का
उत्पादन कर सकते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं थे, लेकिन सैकड़ों किसानों ने ये हमें प्रूफ दिए, जिनको साइंटिफिकली उसके रिजल्ट मिले, तब ये प्रोजेक्ट सरकार तक पहुंचा और उन लोगों ने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि वास्तव में, मुझे याद है दिल्ली में विज्ञान भवन में जब इस प्रभाग की कॉन्फ्रेंस थी, तब उसमें हमारे माननीय मंत्री श्री रूपाला जी पधारे थे और उन्होंने अपने प्रवचन के अंदर ये वाक्य कहे थे कि प्राकृतिक खेती शुद्ध अन्न तो दे सकती है, लेकिन ये जो शाश्वत योगी खेती है, ये एक स्टेप आगे है, क्योंकि ये सकारात्मक चिंतन से, विचारों से उस अन्न को पौष्टिक और सात्विक बनाते हैं। तो ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है कि प्रोजेक्ट ने इसको बहुत अच्छी रीति से किसानों तक पहुंचाया है। और अभी भी हम सब का ये एक संकल्प है कि हमारे देश का किसान जो सर्वश्रेष्ठ अन्नदाता है, इस देश के विकास की रीढ़ की हड्डी के समान है, हम उन सभी किसानों को सशक्त बनाएंगे आध्यात्मिकता के माध्यम से और शाश्वत योगिक खेती के आधार से उनकी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए निमित्त बनाएंगे। इसलिए योगिक खेती का प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छी रीति से क्रियान्वित किया आप सभी ने मिलकर के। साथ ही साथ अन्य जो योगिक गृह वाटिका है या गांव वालों को सच्चरित्र बनाने का है, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, किसानों के सम्मान के कार्यक्रम है, उन सभी को आप सभी मिलकर के बहुत अच्छी रीति से चला रहे हैं। तो मुझे आशा नहीं, ये एक दृढ़ विश्वास है कि इस राष्ट्रीय मीटिंग के अंदर भी इस वर्ष हम एक कुछ ऐसा नया योजना, कई नई योजना बनाएंगे जिससे हमारे किसान भी सशक्त बने और हमारा भारत देश समृद्ध बने। जो कि सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए जो 9 पॉइंट दिए गए हैं कि गांव में गरीबी नहीं हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, बच्चों के लिए है, खेती के लिए, स्वच्छता के लिए, पानी के लिए, जो भिन्न भिन्न 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको ये बताते हुए खुशी का अनुभव कर रही हूँ। इन सभी बातों पर प्रभाग ने आज से 25 वर्ष पहले ये कार्य आरंभ कर दिया है। पुनः उसको हम इस प्रोजेक्ट की रीति से इस वर्ष में उसको नाम देंगे राज ऋषि विलेज। उस राज ऋषि विलेज के अंदर ये सारे कार्य प्रभाग के द्वारा किए जाएंगे, जिससे गांव सुखी, संपन्न और समृद्ध बनेगा, तो भारत देश भी समृद्ध बनेगा। ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं को लेकर के हम अपनी इस मीटिंग का शुभारंभ करेंगे। आज हमारे माननीय वक्ताओं के द्वारा हमने उनके विचार सुने और इस मीटिंग का शुभारंभ बहुत श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ विचारों के साथ हुआ है और सुंदर इस वातावरण में हुआ है। तो अवश्य ही इस वर्ष के लिए अच्छी प्लानिंग और प्रैक्टिकल करने के संकल्प से हम सब यहाँ से जाएंगे। इसलिए पुनः मैं आप सबकी अपनी और प्रभाग की ओर से हमारे बसवराज भाई, निर्मला बहन को खूब 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 दिल से शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं अर्पण करती हूँ। ओम शांति। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆದರಣೀಯ ಸರಳಾ ದೀದಿಜಿಯವರು ಈ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಭಾಗದ ಸಮ್ಮೇಳನದ 3 ದಿನಗಳ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇನು,
ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳಾ ದೀದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿ, ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ CBTಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ अभी तो कार्यक्रम के अंत में पहुँचे हैं. वोट ऑफ थैंक्स. आप सभी तो यहाँ पर पधारे हैं. बसराज भाई जी भी धन्यवाद अर्पित किया, राजू भाई जी, साड़ा दीदी जी, आप सभी जो भी प्रतिनिधियाँ यहाँ पर पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक वंदना, अभिनंदना हम सबके सामने दिए हैं. उन भाई बहनों को भी हमारा ओर से धन्यवाद अर्पित करेंगे. आज को हुबली महानगर से अनेक अतिथि महोदय हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं. उसमें रंगाबद्दी जी एक्स कॉर्पोरेटर भी हैं और राजकीय प्रमुख वक्ता हैं. रंगाबद्दी साहब को ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से वंदना, अभिनंदना करेंगे. और मेरे अज्जप्पा वर्केरी, ये भी बड़ा फार्मर है, किसान है, साथ में एक्स कॉर्पोरेटर हैं. श्री अज्जप्पा वर्केरी जी को भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से वंदना, अभिनंदना, धन्यवाद अर्पित करूँगी. श्री करिकट्टी रैत संघ का अध्यक्ष हुबली का सम्मान्य श्री करिकट्टी जी, उनको भी आप सबके ओर से, संस्था के ओर से अनंत अनंत धन्यवाद है. सम्मान्य श्री प्रकाश बेंडीगेरी जी, पंचपीठ में रंबापुरी स्वामी जी है, उस संघ का अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है. श्री प्रकाश बेंडीगेरी जी को भी आप सबके ओर से, संस्था के ओर से अनंत अनंत धन्यवाद है. और हम सबके बीच में श्री बसापुर जज बागलकोटे से पधारे हैं, कंज्यूमर कोर्ट का. उनका छोटी बेटी भी इस ज्ञान में है, पूरा फैमिली भी है. श्री बसापुर जज को भी हमारे ओर से, संस्था के ओर से अनंत अनंत धन्यवाद है. और साथ में इफ्को कंपनी, उसका अध्यक्ष, इफ्को कंपनी केमिकल फर्टिलाइज़र, वो दिल्ली में प्रधान केंद्र है, उसका अध्यक्ष श्री पाटिल साहब को भी अनंत अनंत धन्यवाद है. और आज के दिन विशेष एक कार्यक्रम में अनेक अनेक महात्माएं, धर्मात्माएं और कृषि कंसर्न आत्माएं हैं. हम सबके बीच में विशेष एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाजू में धारवाड़ में है. बहुत सालों से बहुत बड़ा कैंपस है. विविध रीति से भाई साहब ने बोला ना, अनेक रीति से जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है. इसलिए थोड़े ही समय में वाइस चांसलर के बदले भाई साहब श्री काड़प्पनवर, ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी धारवाड़ से पधारे हैं और बहुत अच्छी रीति से हम सबको मार्गदर्शन किया है. ये ग्राम विकास प्रभाग के ओर से और इसका चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन के ओर से और सभी जो भी आप प्रतिनिधियाँ यहाँ पर पधारे हैं सारे भारत देश में, आप सबके ओर से, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सम्मान्य श्री काड़प्पा भाई जी, उनको बहुत बहुत वंदना, धन्यवाद अर्पित करती हूँ. और बसराज राजू ऋषि भाई जी, उन्होंने भी हम सबके सामने कहा है, आश्वासन दिया है, आगे रूरल विंग सेवा में रुचि भी रखेंगे. और मन का कृषि भगवद गीता म्यूजियम से और ये देश का कृषि, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यौगिक कृषि से करने का सुविचार रखा है. राजू ऋषि भाई जी को भी आप सबके ओर से धन्यवाद. और
सन्मान्य डॉक्टर, सन्मान्य श्री SSC जैनर, ये हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यहाँ हुबली में लीगल एडवाइज़र भी है, माउंट आबू भी पधारे हैं और अनेक बार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सहयोगी भी हैं। सन्मान्य श्री SSC जैनर सीनियर हाईकोर्ट एडवोकेट को संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और आज के दिन जो भी इस सभा में उपस्थित सुनीता पांडे जी, सुरेखा बहन गोदा से पधारे हैं और राजेश दावे, उनको भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से अनंत धन्यवाद है। और माउंट आबू का विशेष कोऑर्डिनेटर सदा कोऑपरेटिव सन्मान्य श्री सुमंत भाई, शशिकांत भाई, उन दोनों को भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से अनंत धन्यवाद है। और श्री D.D. पाटिल जी, और हम सबके बीच में एक बड़ा भाई जी बैठा है, एक कृषि वाला है, उनको कर्नाटक राज्य का राज्योत्सव अवार्ड भी मिला है। वो नई सिस्टम का कृषि किया है, श्री द्यामनगौड़ा T. पाटिल, उनको भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से आप सबके ओर से अनंत अनंत वंदना, अभिनंदना, धन्यवाद है। और सरला दीदी अपना समय निकाल करके इतना दूर पधारे हैं और 3 दिन इस सम्मेलन का मार्गदर्शन करेंगे। सरला दीदी जी को भी हुबली के ओर से, आप सबके ओर से बहुत धन्यवाद, बसवराज भाई के ओर से भी धन्यवाद। और हमारे बीच राजू भाई जी, मैं तो राजू भाई जी को पांडव भवन से ही परिचित हूँ, देखा हूँ, और मुरली का खजाना देते थे, अभी कृषि का खजाना दे रहे हैं। इसलिए राजू भाई जी बहुत पहले ही आने वाला था हुबली में, लेकिन अभी समय ड्रामा में फिक्स है, इसलिए राजू भाई जी को हुबली के ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदना, अभिवंदना, धन्यवाद अर्पित करूँगी। जोर से ताली बजा के हमारा सम्मान अर्पित करेंगे। और हम सबके बीच पुनः कोल्हापुर से पधारे हुए सुनंदा दीदी जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विंग, ए कोल्हापुर महाराष्ट्र। सुनंदा दीदी जी को धन्यवाद। मैंने कोल्हापुर में बहुत बहुत ये यौगिक खेती का प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हैं और गांव-गांव में सेवा किया है। और गुजरात में भी सरला दीदी जी भी बहुत बहुत गांवों में सेवा किया है गोकुल ग्राम बनाने के लिए। इसलिए महात्मा गांधी जी जो कहा था 70% ऑफ इंडियंस आर इन विलेजेस, इसलिए गोदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, जिसके पास ज़्यादा गो है, गाया है, वो दान दे, और जिसके पास ज़्यादा भूमि है वो भी दान दे। रैतों का उद्धार किया, फार्मर्स का उद्धार करने के लिए हमारा राष्ट्रीय स्वातंत्र का जो भी फाइटर है वो भी सेवा किया है। और अभी तो आज के दिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सब सोचते हैं सिर्फ ज्ञान देते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और क्या सेवा करते हैं, समाज के लिए क्या सेवा करते हैं, ऐसे कहते थे। लेकिन अभी हम सब देख रहे हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये रूरल विंग के वो से गांव-गांव में ये बहनें जो समर्पित है, वो सभी बहनें, मुख्य भाई लोग तो थोड़ा इजी है, लेकिन टीचर्स बहनें भी इतना अच्छी रीति यौगिक कृषि कर रहे हैं। इसलिए टीचर्स बहनों को और भाई लोगों को, सबको, और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ओर से, हुबली के ओर से बहुत बहुत वंदना, अभिवंदना, धन्यवाद। ओम शांति। अभी 2 मिनट। और यहाँ पर सामने भाई साहब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप आए हैं ना, यहाँ पर जो गुड़ है, सपोटा है और वेजिटेबल्स हैं, वो सभी
ये भाई बहनें अपना मेहनत से और सेंटर में भी हमारा आश्रम से यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये यौगिक खेती का है, इसलिए यहाँ पर हम सबके सामने सैंपल्स रखे हैं और ये सभी का बहुत बहुत अच्छा अनुभव है। अभी तो टाइम नहीं है ना, इसलिए हम सबको समय नहीं दे सके। अभी सबको धन्यवाद। 2 मिनट बाबा की याद में बैठ करके अभी ये कार्यक्रम पूरा करेंगे और जो भी मीटिंग का प्रतिनिधियाँ हैं, मीटिंग के बाद 5-10 मिनट यहाँ ही उपस्थित होने के लिए नम्र निवेदन है। बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अभी सबका एक ग्रुप फोटो निकालेंगे। सभी अपना अपना शॉल और वो पहन लीजिए। दीदी, ग्राम विकास के मीटिंग में आए हुए भाई बहनें 10 मिनट कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज़ उठ के नहीं जाइए। आप सबको साड़ा दीदी, राजू भाई कुछ डायरेक्शन देते हैं और साथ में आप सबका एक ग्रुप फोटो भी निकालेंगे, इसलिए सभी अपना अपना ड्रेस पहन लीजिए। अर्जेंट भाई लोग तो अच्छा पहने हैं, बहनें भी पहन लीजिए। आप सभी गाइडेंस देने वाले हैं ना किसानों को। बहनें नीचे जाएंगी और भाई लोग ऊपर आएंगे। ओम शांति।